तो पिछले एपिसोड में जिया ने सबक सिखा दिया था फिनिक्स क्लैन को, क्योंकि फिनिक्स क्लैन के मेंबर्स को ज्यादा ही उछल रहे थे। इन्हें लग रहा था कि शाओ क्लैन के डिक्लाइन हो जाने के बाद ये जियान को आसानी से सरप्राइज कर सकते हैं। फिर आगे हमने डी1 वर्ल्ड की कैटास्ट्रॉफी को देखा था। अच्छी बात है कि वहाँ पे शाओई का ग्रुप पहुंच गया होता है, जैसे डी1 वर्ल्ड की सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाती है। फाइनली जियान उस मिरर का इस्तेमाल करके हेल वर्ल्ड की सिचुएशन देखता है। वर्ल्ड में असली कियोस फैली होती है, लेकिन इससे पहले वो तीनों इविल एंटिटीज दुनिया को तबाह कर पाती। फिर होता है हेल डीमन ड्रैगन, जो कि अपनी सोर्स पावर को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके इनके मंसूबों को नाकाम करने लगा था। लेकिन क्या वो सफल हो पाएगा? चलो हम इस एपिसोड में देखते हैं। वही सीन होता है जब वो ब्लैक होल जैसे तीनों इविल लीडर्स ने मिलकर बनाया होता है। इसमें अनेकों इविल फोर्सेस गोल गोल घूमती हैं, एक ऐसे एंडलेस वॉर्टेक्स को बना लेती हैं जो कि सब कुछ डिवावर कर सकता था। उस वॉर्टेक्स में से धाड़ों की आवाजें निकल रही थी, खासकर जब हेल डीमन ड्रैगन की मैसिव बॉडी से क्रैश होती है तो इसमें से गूंजती हार्ट पियर्सिंग विस्पर्स, यानी कि वो फुसफुसाहटों की आवाजें जो कि सबके दिल को दहला के रख देती हैं। ये क्लैश ब्रूटल थी, लेकिन बात ये भी साफ थी कि हेल डीमन ड्रैगन ने यहाँ पे अपर हैंड हासिल कर लिया है। हाँ, ये सच था कि आउटर इविल रेस के तीनों रॉयल क्लैंस ये टेरिफाइंग बैकग्राउंड को रखते हैं और इनकी स्ट्रेंथ भी टॉप टियर की थी। ये खास मेथड का इस्तेमाल करके अपनी पावर को कंबाइन करते हैं जिससे वो डेवास्टेटिंग अटैक लॉन्च हो सके। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हेल डीमन ड्रैगन वो भी हेल वर्ल्ड का सबसे टेरिफाइंग गार्डियन है। हम डीमन ड्रैगन की बॉडी से चकाचौंध करने वाली रोशनी को निकलते हुए देखते हैं। उन घोसली सोल बॉडीज की वो एनर्जीज ये इस समय पूरी तरह से विस्फोट हो चुकी थी। बस 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 के साउंड के साथ ऐसी शॉक वेव्स रिलीज होती हैं जो कि हेवन और अर्थ को हिला के रख देती हैं। हर बार जब ये टकराया करती थी उस ब्लैक होल से तो उस वॉर्टेक्स से निकलती चीखों की आवाजें। फिर इस ओवरवेलमिंग इम्पैक्ट के सामने वो ब्लैक होल क्रैक होने लगता है। जब हेल डीमन ड्रैगन अपने पैरों को पटकता है स्पेस में, हजारों किलोमीटर तक वो स्पेस क्रैक्स फैल जाते हैं। उसके शरीर को ढकने वाला एंडलेस घोसली ऑरा ये जैसे हर एक इविल ऑरे को निगल लेना चाहता हो। हेल डीमन ड्रैगन डिक्लेयर करता है कि हेल वर्ल्ड या तुम्हारी ऐसे कीड़े इन्वेड नहीं कर सकते। उसकी आवाज पूरे कंटेम्प्ट से भरी होती है। फाइनली उस वॉर्टेक्स से एक होर्स आवाज निकलती है जो कहता है जब हमारी रेस के ट्रू सेंट्स यहाँ पे डिसेंड होंगे तो तुम उनके सामने और कुछ नहीं बल्कि चींटियां हो। तब इस ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहते ही गूंजता है एक शीश का साउंड। वो ब्लैक होल पूरी तरह से ढहने लगता है। तीनों रॉयल क्लैंस की वो कंबाइंड आर्मी अनाइलेट हो गई थी। इनका कोई ट्रेस भी नहीं बचता। हमारा फोकस आसमान में खड़े हेल डीमन ड्रैगन के ऊपर जाता है। जैसे ही उसका वो वॉलेंट ऑरा शांत हुआ था, मुंह से निकलती खांसने की आवाजें। वो इंसानी फॉर्म में आके इस डिस्ट्रॉयड बैटलफील्ड को देखता है। हालांकि इस दुनिया को बचाने के लिए उसने कीमत तो भारी चुकाई होती है, पर तब भी अंत में उसकी आंखों में रिलीफ था। वो जानता था कि अगर वो यहाँ पे सही समय पे नहीं पहुंचता तो उन कॉन्सिक्वेंसेस को पूरा ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड भी झेल नहीं पाता। ऑफ कोर्स उसके शरीर में फैल रही थी इंटेंस वीकनेस। उसका ऑरा बहुत तेजी से ढलता है। फाइनली एक गहरी सांस को छोड़ता है। फिर उसकी बॉडी आसमान से नीचे गिरने लगती है, क्योंकि अब वो बेहोश हो चुका था। अपनी सोर्स पावर को ऐसे डिस्ट्रॉय करना ये उसे ऐसा डैमेज पहुंचाता है शायद जिसे वो अपनी लाइफ में कभी रिवर्स नहीं कर सकेगा। इस सीन को नीचे खड़े अनेकों एक्सपर्ट शौक के साथ देख रहे थे। इन सब की आंखें लाल होती और खून उबलता है, क्योंकि जानते थे कि सब उसकी वजह से हुआ है। इस गार्डियन ने अपनी जान पे खेल के हेल वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन से बचाया। डायन शेमिंग बिल्कुल हेस्टेट नहीं करती। ये सीधा स्पेस को तोड़ के हेल डीमन ड्रैगन के बगल में आ गई थी। वो अपने साइड में एक और एक्सपर्ट से पूछती है, मिंगसी लॉर्ड हेल डीमन ड्रैगन कैसे हैं? इस समय उस हेल वर्ल्ड की फिजिशियन के एक्सप्रेशन सीरियस होते हैं। वो कहता है ये अभी जिंदा है, लेकिन इनका सोर्स बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है और इसलिए वो जा चुके हैं कोमा में, और उनकी स्ट्रेंथ 8th रिइंकार्नेशन से 7th रिइंकार्नेशन पे ड्रॉप हो चुकी है। इवन वो हाई लेवल की मेडिसिन पिस भी इन्हें शायद पूरी तरीके से रिकवर न करवा सके। ओरिजिनली हेल डीमन ड्रैगन की पावर भी हेल वर्ल्ड की इकट्ठी होने वाली सोल बॉडी से आई होती है, और अब क्योंकि उसका स्रोत शैटर हो गया है तो उसके भविष्य के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हेल वर्ल्ड की लॉर्ड डायन शेमिंग अपने सिर को झुकाती हैं। उनके दिल में रिग्रेट भर गया था। वो कहती हैं ये मेरी गलती है, मुझे कभी भी औरों को ऐसे सस्पेशन के साथ नहीं देखना चाहिए था। जब जियान पिछली बार हेल वर्ल्ड में आया था तो भले उसने पुराने रूलर्स की जान क्यों न ले ली हो, डायन शेमिंग बदला लेने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी कि इससे भी कुछ बहुत ज्यादा जरूरी एग्जिस्ट करता है, वो बुक ऑफ रिइंकार्नेशन। इस सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो चुपचाप रहती हैं और अवॉइड करती हैं जियान से कॉन्फ्लिक्ट भी, बट एट द सेम टाइम वो सच्चाई को भी छुपाती हैं। शायद उनका यही डिसीजन था जो कि आज के डिजास्टर का कारण बना है। आउटर इविल रेस ने अटैक बस उस किताब के लिए किया था। ये सब डायन शेमिंग के कॉशियस नेचर की वजह से हुआ है। अगर वो जियान पे भरोसा करके इस किताब के बारे में उन्हें बताती तो शायद हेल वर्ल्ड को और भी अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सकता। खैर अब उनके दिल में बदलाव होते हैं जब वो हेल डीमन ड्रैगन को सब कुछ रिस्क करते हुए देखती हैं, तो उनके साथ हेल वर्ल्ड के सारे एक्सपर्ट्स हिल चुके थे। इनके अंदर गिल्ट, ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट
शक जागता है। इवन एंडलेस फ्लेम अलायंस का व्यू भी इनकी नजरों में बदल जाता है, क्योंकि इन्हें पता नहीं होता है कि हेल डीमन ड्रैगन यहाँ पे पर्सनल डिसीजन को लेके आया है। ये इंस्टिंक्चुअली सोचते हैं कि जियान ने किया होगा, और अब ये समझ पाते हैं कि आज की केओटिक दुनिया में बस एक ट्रू पावर के साथ आने के बाद ही ये सर्वाइव करने का मौका पा सकते हैं। डायन शिविंग भरती है गहरी सांस को, फिर वो अपनी डिसाइपल और बाकियों से कहती है, सिया एवरीवन, हेल वर्ल्ड में बचे रह गए इविल औरों को क्लियर करो, लाइफ और डेथ की साइकिल को रिस्टोर करो। जैसे स्थिरता वापस लौटती है हम एंडलेस फ्लेम अलायंस को ज्वाइन करेंगे। आई होप डोमिन मास्टर शाओ पुराने मामलों की वजह से हमें ठुकराएंगे नहीं। ये सुन के सब नोट करते हैं। आखिरकार अभी जान चुके होते हैं कि इनके ऊपर हमला करने वाले वो सो कॉल्ड रॉयल क्लैंस थे, और इवन उनमें भी कमजोर लोग, लेकिन तब भी इनके पास वो अर्थ शेकिंग 8th रीइंकार्नेशन लेवल की पावर है। फिर जब उन सेंट क्लैंस के बारे में सोचते हैं तो इनकी रूह कांप जाती है। खैर हम सीन को वापस से ले जाते हैं जियान और फेंग लुआनी की तरफ। अभी फेंग लुआन के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सीरियस थे। वो कहती हैं हेल वर्ल्ड के ऊपर तीनों रॉयल क्लैंस ने हमला किया, लेकिन लगता है ये भी रॉयल क्लैंस में कमजोर ही होंगे। डोमेन लॉर्ड शाओ, लगता है हमें तैयारियां और भी अच्छे से करनी होंगी। इस आउटर इविल रेस को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। इवन वो भी चिल फील कर रही थी, क्योंकि वो रियलाइज करती हैं कि अगर जियान की टोली और वो सही समय पे यहाँ पहुंचे न होते तो शायद अब तक फिनिश क्लैन हिस्ट्री बन चुका होता। जियान चुपचाप से हेल वर्ल्ड के सीन को देखता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो नोट करके गहरी आवाज में कहता है ये उसकी चॉइस है। वो जानता था कि उसकी एंडलेस फ्लेम अलायंस ने हेल डीमन ड्रैगन को ऑर्डर नहीं दिया, और इससे वो नाराज नहीं है। तब भी डीमन रियम और हेल वर्ल्ड की बैटल से वो इविल रेस की डिटर्मिनेशन को अच्छे से देख पा रहा है। ये कैटेस्ट्रॉफी कोई छोटा मोटा इन्वेजन नहीं है, बल्कि ये पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को हिला के रख देना चाहते हैं, और ये वॉर तो अभी शुरू हुआ है। इस एंशिएंट वुटंग ट्री के नीचे जियान के अलावा बाकी के लोग भी अभी उस मिस्टीरियस मिरर को ध्यान से देख रहे होते हैं। सबके दिमाग में अपने विचार थे। सुनर कहती है डीमन और हेल वर्ल्ड की कैटेस्ट्रॉफी अब खत्म हो गई है। हालांकि दोनों ही साइड्स को नुकसान हुआ है। अच्छी बात है कि इनकी फाउंडेशन तबाह नहीं हुई। अभी उसकी आंखों में गहरी लाइट फ्लिकर हो रही थी, जैसे वो कुछ और सोच रही हो, और लगता है जिया ने सेंस कर लिया था कि वो क्या सोच रही है। वो कहता है लाइफ एंड डेथ, बुक ऑफ रीइंकार्नेशन। उसके बोलने के लहजे में कंफ्यूजन था, लेकिन फेंग लुआनी बताती है कि इस किताब के अंदर दुनिया भर के लाइफ एंड डेथ के रिकॉर्ड्स होते हैं। ये प्राणियों की मौत के बाद की चीजों को कंट्रोल करती है। खास बात यह है कि इस बुक ऑफ रीइंकार्नेशन से दुनिया के अनेकों लोगों के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पता लगाए जा सकते हैं। उनके शब्द बिल्कुल स्थिर थे, क्योंकि ऐसे सीक्रेट के बारे में बस कुछ ही लोगों को पता होता है। फेंग लुआनी बुक ऑफ रीइंकार्नेशन की इंपॉर्टेंस पे एम्फेसिस देते हुए कहती हैं, मैंने सुना है आप लोग सी ऑफ रीइंकार्नेशन में जाना चाहते हो। मेरे ख्याल से अगर सच में यही प्लान है तो उसके लिए बुक ऑफ रीइंकार्नेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम इसके साथ उस समुंदर में उन छुपे हुए एक्सपर्ट्स को आसानी से ढूंढ पाओगे, वरना तुम वहाँ पे फालतू में समय बर्बाद करोगे। फिर वो थोड़ा सा रुक के कहती हैं, मुझे डर है कि इविल रेस का गोल भी बुक ऑफ रीइंकार्नेशन से उन एक्सपर्ट्स के निशानों को खत्म करना है। जियान की टोली इन शब्दों को सुनती है, इनके एक्सप्रेशन टाइट हो जाते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस बहुत भारी होता है। तो डोमेन के लॉर्ड नोड करके बोलते हैं, जो क्लैन लीडर फेंग ने बोला वो बिल्कुल सेंस बना रहा है, मैं भी हेल वर्ल्ड में जाऊंगा। फिर वो जियान की तरफ देखते हैं। आखिरकार फाइनल डिसीजन उसे लेना था। जियान कुछ भी रिस्पॉन्स देने से पहले थोड़ा ध्यान से सोचता है। उसे देख के जुनर बोलती, बिग ब्रदर जियान मुझे जाने दो। तो डोमेन ने हमारी एंडलेस फ्लेम अलायंस को सीक्रेटली ज्वाइन कर लिया है। वहीं पे अगर आप हेल वर्ल्ड में डायरेक्टली जाते हो तो कुछ गलतफहमियां फिर से हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं अलायंस की मिस्ट्रेस के तौर पे जाती हूँ तो ये जस्टिफाइड होगा। जुनर की रीजनिंग बिल्कुल प्रिसाइज थी। जियान थोड़ा सा हेस्टेट करने के बाद अपनी हथेली को उठाता है। पफ के साउंड साथ होली फ्लेम का क्लस्टर अपीयर हुआ था। इसे जुनर को देते हुए जियान कहता है ध्यान से, लेकिन जुनर बस स्माइल करती है। फिर अगले ही पल उसका फिगर वर्ल्ड में गायब हो गया था। ये देख के जियान बस सिर हिला सकता था। उसे ज्यादा चिंता इसलिए नहीं थी क्योंकि रीइंकार्नेशन सील, डिवाइन वेपन, होली फ्लेम, ये सब जुनर की स्टैंड को एक्सट्रीमली टेरिफाइंग बना देती है। एक बार फिर से उसके शरीर से होली फ्लेम राइज होती है। अब जब ये जाती है उस मिरर के अंदर, का सीन फिर से बदला था। बुद्धा वर्ल्ड का मंजर होता है। ऐसे सीन को देख के फेंग लुआनी भी शॉक हो जाती है, क्योंकि अभी बुद्धा वर्ल्ड में पड़े होते हैं टूटे हुए बुद्धा के स्टैचूज, और इनसे काले रंग का ऑरा निकल रहा था। हवा में चिलिंग इविल प्रेजेंस भर चुकी होती है। ऐसा लगता है इस जगह की सिचुएशन बाकी के दोनों वर्ल्ड से भी ज्यादा खराब है। जियान के साइड में खड़े होने वाले स्पिरिट सोरेंग किंग अपने सिर को हिला के कहते हैं, साथ और रियम से बस बुद्धा वर्ल्ड है जो हमेशा न्यूट्रल रहा है, लेकिन हमारी लाइंस का इनके साथ बस थोड़ा सा कनेक्शन है, इसलिए अपने रीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने वहाँ पे कोई रीइंफोर्समेंट्स नहीं भेजी। ये सुन के जियान हाथ क्लेंच करके बोलता है, अगर हम अब भी जाते हैं तभी पहुंचते पहुंचते काफी देरी हो जाएगी। उसके कहते हुए हेवली सीक्रेट मिरर के अंदर का सीन और भी पैना हो गया था। इसमें दिखाई देता है एक मैग्निफिसेंट बुद्धा टेम्पल, जिसे चारों तरफ से गोल्डन लाइट ने ढक रखा था, लेकिन अभी ये जगह बस मौत का मैदान बन चुकी होती है। यहाँ उन सफेद हड्डियों ने पहाड़ बना दिए थे।
हर जगह पे पड़ी होती है कॉर्प्सेस और हवा सफोकेटिंग थी। जब हम फोकस करते हैं टेम्पल के अंदर तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी मूर्ति के सामने कई मॉन्क खड़े होते हैं। इनके शरीरों पे जगह जगह पे घाव देखे जा सकते थे। इनमें से ज्यादातर की स्टैंड 4th रिइंकार्नेशन लेवल पे होती है, जो इन्हें बुद्धा वर्ल्ड की बैकबोन बना देता है। दूसरी तरफ इस टेम्पल के बाहर दिखाई देते हैं कई डार्क फिगर्स। इनकी वो ग्रीड से भरी हुई आंखें ये अंदर के मॉन्क फिगर्स को ऐसे देख रही थी मानो ये इन्हें डिवोर कर लेना चाहते हो। फाइनली हम इन सब के सामने खड़े एक वुमन के ऊपर फोकस डालते हैं। ये देखने में बिल्कुल फ्रेजाइल लगती है। इसके कपड़े भी काफी पतले थे। शरीर से वो सेडक्टिव ऑरा बह रहा होता है, जैसे किसी को भी बस में कर सकती हो। वो अपनी इस डिस्टर्बिंग चार्म को लेके पहुंच जाती है टेम्पल के द्वार पे, लेकिन जब उसका सामना होता है सामने की बुद्धा लाइट से तो चेहरे पे हल्की सी हेजिटेशन अपीयर होती है। ये और कोई नहीं बल्कि होती है हेवली डिजायर्ड डीमन इविल लॉर्ड, जो कहती है लिटिल मॉन्क्स तुम इस मरती हुई दुनिया के लिए अपनी जिंदगियों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या तुम्हारे लिए चुपचाप से सरेंडर करके हमारे साथ इस तबाही के मजे लेना अच्छा नहीं होगा? उसकी जेंटल लवाइश टेम्पटेशन से भरी हुई थी, बट इसकी तरफ वो मॉन्क मुड़ के भी नहीं देखते हैं। ये सिंपली अपनी आंखें बंद करके बोलते रहते हैं अमितावा अमितावा। एक मॉन्क बोलता है तुम ऐसे कत्लेआम क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें हेवनली पनिशमेंट का कोई डर नहीं है? ये सुन के उस वुमन के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर अचानक से वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलती है हेवनली डिजायर सिडक्शन। ये कहते हुए उसका पिंक कलर का ऑरा फैलाता, ऐसा लगता है सीधा सुनहरी रोशनी को इग्नोर करके उस मंदिर के अंदर जा पा रहा हो। ये सीधा एंटर कर जाता है मॉन्क के शरीरों में। ये काफी जल्दी इनकी सोल तक पहुंच गया था। धीरे धीरे इनके माइंड कोलैप्स होने लगते हैं। इनकी जो अडिग रहने की इच्छा शक्ति थी वो गायब होने लगी थी। फिर एक एक करके जाने लगते हैं उस डीमन लॉर्ड की तरफ। वो ही करके बोलती है आओ मेरे साथ खेलो। उसकी वो घंटियों जैसी हंसने की आवाजें गूंजती हैं, लेकिन दूसरे सीन को जो भी देखेगा उसे किसी डरावनी नागिन की तरह लगेगी, जो कि अपने शिकार पे पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करती जा रही है। वो सारे मॉन्क जैसे जैसे उस पिंक मिस्ट में एंटर करते हैं एक एक करके इनके शरीर डिसॉल्व होने लगे थे। ये पीस बाय पीस डिसअपियर होते हैं। फिर इनके अंदर से निकलने वाली वो गोल्डन बुद्धा लाइट उस हेवनली डिजायर डीमन लॉर्ड के शरीर में जाती है। ऐसा लगता है सुनहरी रोशनी को निगल लेने के बाद इस बंदी को परम आनंद का अनुभव हो गया हो। अपने होठों को लिक करती है, लेकिन तब भी अनसेटिस्फाइड थी। इसी मोमेंट में एक इविल शैडो उसके सामने घुटने टिका के बोलता है माय लॉर्ड, शिटियान ताथागाटा और पेट्रियार्क बोधि को हरा दिया गया है। ये कुछ कोर मेंबर्स को लेके ह्यूमन वर्ल्ड भाग गए हैं। अब ये बुद्धा वर्ल्ड हमारे कंट्रोल में है। बाकी के लीडर्स आपकी प्रेजेंस चाहते हैं, जिससे बुद्धा वर्ल्ड और हमारी दुनिया के बीच में एक पैसेज बन सके। जब वो हेवनली डिजायर इविल गॉड ये सुनती है, वो नॉड करके कहती है ठीक है, वैसे भी ये जगह बोरिंग हो चुकी है। मैं देखना चाहूंगी कि ह्यूमन रेल में कितने इंटरेस्टिंग लोग बचे हुए हैं। ये कहते ही उसका शरीर पिंक मिस्ट में डिसॉल्व हो गया था और वो गायब हो जाती है। ये बुद्धा वर्ल्ड जो कि फेथ पावर का प्रतीक होता है, इस समय ये खंडर बन चुका था। इसके लीडर भाग चुके हैं और कोस्ट लाइन तबाह हो गई है। शायद यही वो पहला बेस बनेगा जहाँ से होके आउटर इविल रेस ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में एंटर करेगी। सीन वापस से हेवली मिस्टीरियस मिरर की तरफ गया था। यहाँ पे कुछ पलों तक कोई कुछ नहीं बोलता। बुद्धा रियम के जो डेवास्टेटिंग सीन्स थे वो जियान की टोली के दिल में ऐसे गुस्से को भरते हैं जिसे दबाना मुश्किल होता है। कैटेस्ट्रॉफी पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में इरप्ट हो चुकी होती है। वहीं पे हार और जीत युद्ध का एक हिस्सा होता है, लेकिन बुद्धा रियम को ऐसा कंप्लीट डाउनफॉल देखना ये इनके मन में ग्रीफ और रेज क्यों नहीं भरता। अभी जियान की भौहें सिकुड़ चुकी होती हैं। हालांकि हेवली डिजायर डीमन लॉर्ड ये इविल रेस में बस एक रॉयल लेवल की एग्जिस्टेंस है, न कि सेंट लेवल की। लेकिन जियान तब भी अच्छे से महसूस कर पाता है कि इस वुमन के मेथड्स ये कुछ ज्यादा ही अजीब और अनप्रिडिक्टेबल हैं। ये भविष्य में उसकी बड़ी दुश्मन हो सकती है। और इससे भी सीरियस इशू ये था कि अब बुद्धा रियम बस नाम का रह गया है। ये पूरी तरीके से इविल रेस के हाथ में जा चुका है। हम ध्यान देते हैं स्पिरिट सोलिंग किंग के ऊपर, जिनके एक्सप्रेशन डार्क हो चुके थे। दांती म्यूज के बोलते हैं बुद्धा रियम पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया। ये इस तरीके से वो दरवाजा बन जाएगा जहाँ से ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में इविल रेस एंटर कर सकती है। वो फिल्दी डिस्पिकेबल क्रीचर्स। उनकी आवाज कोल्ड किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। हालांकि वो जानते थे कि वॉर शुरू होगा, लेकिन इविल रेस का ऐसी मैसिव फोर्सेस को भेजना ये साफ तौर पे आगे अच्छे सिग्नल नहीं दे रहा। तो डोमेन लॉर्ड भी से लाके बोलते हैं युद्ध में मरने वाले लोगों का होना बिल्कुल इनएविटेबल है। हम बस अपने अपने रीजन्स को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस वॉर के बाद ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड का कोर भी जिंदा रह जाता है, ये तब भी हमारे लिए काफी होगा। हालांकि उनके शब्द काम थे, लेकिन ये हैवी भी होते हैं। आखिरकार ये थी रियलिटी। जियान हाथ क्लेंच करके बोलता है समय कम है। एक बार फिर से पफ शव 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 की आवाजों के साथ वो अपनी होली फ्लेम को हेवली सीक्रेट मिरर के अंदर भेजता है, जिससे शीशे के ऊपर का सीन बदलने लगा था। अब अपीयर होने वाला नया मंजर था घोस्ट रियम का। दुनिया हेल वर्ल्ड से अलग होती है। हेल वर्ल्ड यहाँ पे सोल्स का एंटर करना ये रीइंकार्नेशन की नेचुरल साइकिल है। दूसरी तरफ घोस्ट वर्ल्ड में ऐसे बीइंग्स भरे हुए हैं
जो कि उस साइकिल से एस्केप कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोग होते हैं नफरत रिजेंटमेंट से भरे हुए, जिनके दुनिया में काम अब भी अधूरे रह गए होते हैं, इसलिए हेलवर्ल्ड से भाग के यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये था एक डार्क वर्ल्ड जहाँ का स्पेस पानी की तरह रिपल कर रहा था, वो लहरों की तरह फैलता है, टेरिफाइंग हो रहा। हम अपने ध्यान को ले जाते हैं सेंट्रल टेम्पल के अंदर, जहाँ कई पावरफुल फिगर्स इकट्ठे हो चुके थे। इनमें सबसे पहले बोलने वाली होती है हाउनियर, जो कहती है टीचर, लॉर्डले और उनके डिसाइपल अभी सिक्लूजन में है, ये भी की सिचुएशन को सेंस नहीं कर सकते और इन्हें अपनी रिइंकार्नेशन को पूरा करने में काफी समय लगेगा। की आवाज में टेंशन साफ महसूस करी जा सकती थी। जब सोल ईटर लॉर्ड ये सुनते हैं, वो स्माइल करके बोलते हैं, नियर, तुम यानलू और शाओ क्लैन के 10 टेम्पल यामा, अगर तुम्हें जरूरत पड़ती है तो अपने कदमों को एंडलेस फायर टेरिटरी की तरफ खींच लेना, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का एंट्रेंस सेफ है। वैसे भी घोस्ट वर्ल्ड में आने वाले दुश्मन बस हमारे लिए नहीं है, इनका टारगेट घोस्ट वर्ल्ड की वो करोड़ों सोल बॉडीज भी हैं। सोल ईटर लॉर्ड, जो कि घोस्ट वर्ल्ड के डेप्यूटी लॉर्ड बनने के बाद इसके कोर से कहीं न कहीं जुड़ चुके होते हैं, वो आउटसाइड इविल रेस के गोल को सेंस कर पा रहे थे। हमारा फोकस जाता है इस हॉल में मौजूद शाओ क्लैन के 10 टेम्पल यामा के ऊपर। इनमें से एक यामा रिजॉल्व के साथ कहता है, हम भी घोस्ट यम के साथ मरेंगे और जिएंगे। बाकियों के चेहरों पे भी डिटर्मिनेशन थी। एक और एक्सपर्ट, जिसका नाम था घोस्ट अवेस लॉर्ड, अभी उसके चेहरे पे हेजिटेशन दिखाई दे रही थी। वो कहता है, र्यूमर्स के हिसाब से लॉर्ड लेजू अपनी सिक्लूजन से बाहर आ चुके हैं, लेकिन लगता है कोई चीज उन्हें रोक रही है, इसलिए वो हमारे सामने नहीं आ सकते। सोल ईटर लॉर्ड और बाकियों ने नोट किया था, यहाँ इकट्ठे होने वाले सारे लोग घोस्ट रियम के ट्रू स्टैंड थी। इनमें सोल ईटर लॉर्ड होते हाफ स्टेप 7th रिइंकार्नेशन पे, वहीं पे 10 टेम्पल यामा में ज्यादातर मिड रिइंकार्नेशन लेवल्स पे थे, जैसे शाओजी जो कि होते हाफ स्टेप 6 रिइंकार्नेशन, चाओ यान पीक 5th रिइंकार्नेशन, शाओ शेंग शेंग जो हाफ स्टेप 5th रिइंकार्नेशन थे, फिर शाओगू के फादर शाओ म्यू, इनके पास होती है सोल होली फ्लेम और स्ट्रेंथ थी पीक 4th रिइंकार्नेशन की। कैंग यू भी यहाँ पहुंच चुकी थी, जो कि एक इमोर्टल फ्लेम के साथ 4th रिइंकार्नेशन की स्ट्रेंथ को रखती है। वहीं पे बाकी के लोग जो इस दुनिया की बैकबोन थे, ये भी समझ चुके होते हैं कि एक निर्णायक बैटल होने वाली है। इसी पल हमारा फोकस जाता है इस टेम्पल के बाहर के बादलों के ऊपर, जिसमें से रंबल रंबल बैंग 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 के साउंड सुनाई देते हैं। धीरे धीरे इनसे निकलती हैं काले रंग की परछाइयां। इन शेडोज को देख के ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी सेना पहुंच चुकी हो। उस रियम के ऊपर वो प्रेशर डिसेंड होता है, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए सांसें लेना भी मुश्किल कर देता है। जब हॉल के अंदर से सोल ईटर लॉर्ड ने ऐसे सीन को देखा था, वो एक गहरी आवाज में कहते हैं, ले लॉर्ड और चीफे को डिस्टर्ब मत करो, इन्हें अपनी रिइंकार्नेशन को कंप्लीट करने का मौका देना होगा, क्योंकि ये चीज बाकी सबसे बहुत जरूरी है। हेडक्वार्टर्स के बैरियर के ऊपर जो लाइनअप अपीयर हुई थी, हम इनमें से एक पतले से चेहरे वाले व्यक्ति के ऊपर फोकस करते हैं। ये एक ईविल किंग था जिसकी आवाज गूंजती है, तो क्या तुम सब हमारे प्रपोजल के बारे में सोच चुके हो? हॉल में से सोल ईटर लॉर्ड की बॉडी डिस्टॉर्ट होती है, वो सीधा आसमान में अपीयर होके कहते हैं, हमारे घोस्ट वर्ल्ड ने कभी किसी के सामने सरेंडर नहीं किया, हम वॉरियर्स को बैटल में मरना पसंद है, ना कि किसी के सामने सर झुकाना, चाहे वो हो या फिर पीछे खड़े एक्सपर्ट्स। किसी की भी आंखों में हेजिटेशन या डर नहीं था जब उस पतले से ईविल किंग के बगल में दूसरा वाला ईविल किंग ये देखता है, जिसका शरीर होता है काफी भारी भरकम सा। वो तेजी से हंस के बोलता है, तो फिर यहाँ पे डिस्कस करने का कुछ नहीं बचा, चलो टाइम को बर्बाद नहीं करते, इस जगह को तबाह कर दो। अगर हमारा ऑपरेशन सफल होता है तो लीडर हमारी पूरी फोर्स को यहाँ पे भेज पाएंगे। उस भारी भरकम से दिखने वाले ईविल किंग की बॉडी में से बूमिंग आवाजों के साथ पावरफुल ऑरा इरप्ट होता है। वो जिन जगहों तक पहुंच नहीं पाया था वहां तक पहुंचता है उसका किलिंग इंटेंट। जब घोस्ट वर्ल्ड के लोग इसके संपर्क में आते हैं, इन्हें लगता है जैसे इनकी सोल बॉडीज जम रही हो। ये एक ओवरवेलमिंग और क्रशिंग प्रेशर था। वो आसमान में खड़ा हुआ बस एक 7th रिइंकार्नेशन का एक्सपर्ट दिखाई नहीं देता, बल्कि ये लगता है एक स्लॉटरिंग बीस्ट। ऐसे सीन को देख के आंखें तो सोल ईटर लॉर्ड की भी डार्क हो जाती हैं। वो कहते हैं, तो इसलिए ये इतने समय से इसलिए इंतजार कर रहे थे, ये हमारे घोस्ट एम की किलिंग पावर को हार्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर जैसे उनका हाथ उठता है, वुश 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 बैंग की आवाजें गूंजती हैं। यानी कहां से एक मैसिव डिवावरिंग फॉर्मेशन अपीयर हुई थी, जिसने पूरे हेडक्वार्टर एरिया को ढक लिया होता है। सोल ईटर लॉर्ड धाड़ते हैं, हम फाइट करेंगे, ये हमारा आखिरी स्टैंड है। पीछे खड़ी आर्मी भी रिलीज करती है अपनी औरों को। वो जानते थे कि यहाँ पे बैटल से बचा नहीं जा सकता और ना ही इनके पास मौका है कदम पीछे लेने का। और भले ही दुश्मन चाहे कैसे भी इरादों को लेके आया हो, लेकिन अगर ये सच में सफल होना चाहते हैं तो इन्हें अपने खून की कीमत चुकानी होगी। मेगा फिर से अपने फोकस को ले जाते हैं दोनों इविल किंग्स के ऊपर, जो कि साथ में धाड़ते हैं अटैक। मफल्ड बूम 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 की आवाजों के साथ इनका ओवरवेलमिंग प्रेशर पूरी दुनिया में फैल जाता है। जब घोस्ट वर्ल्ड के लोग इन दोनों 7th रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट और एक पूरी हिडन इविल आर्मी को देखते हैं, ये जानते थे कि बैटल ब्रूटल होने वाली है। हालात का सबसे आगे सामना करने वाले सोल ईटर लॉर्ड अपनी नाक से कोल्ड स्नॉट की आवाज निकालते हैं, यानी कि हम्प करते हैं। फिर बिना हेजिटेशन के उनका हाथ उठाता वॉइड में फैल जाते हैं वो डार्क पैटर्न्स। ये लेयर बाय
लेयर उस फॉर्मेशन को ढकने लगे थे। जैसे वो एंडलेस डिवावरिंग पावर ची की आवाजों के साथ और भी खौफनाक लगती है। फिर इसमें फैलती है टाइडल वेव। सोलिटर लॉर्ड की प्रिसाइज कंट्रोल में एनर्जी एक मैसिव ब्लैक डिवावरिंग ऑरे में बदल गई थी। इविल रेस की तरफ से जो भी प्रेशर आ रहा होता है ये उसे सबको रिलीफ पहुंचाती है, लेकिन ऑफ कोर्स इसकी भी कीमत होती है। सोलिटर लॉर्ड की खुद की रिइंकार्नेशन पावर बहुत तेजी से घटती है, लेकिन वो तब भी उस डिवावरिंग फॉर्मेशन में से भेजना बंद नहीं करते। देखते ही देखते जायंटिक डिवावरिंग फॉर्मेशन पूरे घोस्ट रियम के सेंटर को ढकने लगी थी। फॉर्मेशन पहली वाली नहीं रही होती, बल्कि इसके अंदर होता है सोल डिवावरिंग लाइफ ऑरा। इवन जब इविल एक्सपर्ट्स अपने अटैक्स का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें बीच हवा में ही तोड़ के अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इस फॉर्मेशन का अग्रेशन अलग ही लेवल पे था। हाउएवर जब ये देख के घोस्ट वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स खुश होने लगे थे, तभी आसमान में अचानक से एक मॉकिंग आवाज गूंजती है। कोई कहता है एक डिवावरिंग फॉर्मेशन, हाँ, लेकिन मैं सोचता हूँ क्या तुम्हारी डिवावरिंग स्ट्रॉन्गर है या मेरा स्लॉटरिंग ब्लड। और ऑफ कोर्स ये कहने वाला और कोई नहीं बल्कि वो भारी भरकम सा फिगर था जो कि अपने पैरों को आगे के स्पेस में प्रेस करता है। वो थम 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 की आवाजें गूंजती हैं, क्योंकि अब तक बादलों में छिपा हुआ था तो इसका फिगर क्लियरली नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी अपने आप को पूरी तरह से रिवील करता है। इसके वो लंबे लंबे लाल रंग के बाल और शार्प फीचर्स, खासकर चेहरे की वो क्रूअल स्माइल, और उसके शरीर को ढक रखा होता है ब्लड कलर्ड पैटर्न्स ने, जिनमें से हर एक से किलिंग इंटेंट रेडिएट हो रहा था। ये ब्लड वुचर होता है रॉयल किंग्स में से एक 7 समसरा पावर को रखने वाला विजर्कर। इसकी खासियत ये होती है कि जितना ज्यादा फाइट करेगा ये उतना ही फिरोशस और ताकतवर होता जाएगा। और इसके बगल में खड़ा दूसरा वाला किंग शांत रहता है, लेकिन तब भी जब सोलिटर लॉर्ड उसकी तरफ देखते हैं तो फील कर पाते हैं उन काउंटलेस इनविजिबल थ्रेट्स को, वो ऊर्जा के धागे जिसने उसे ढक के रखा था। ये बेसिकली हिडन किलिंग ट्रैप्स होते हैं। फिर सोलिटर लॉर्ड की नजरें अपने साथियों की आंखें देखती हैं कि पल में डिसीजन ले लिया गया था। वो अकेला सामना करेंगे इस ब्लड वुचर का, वहीं पे बाकी लोग सेकंड इविल किंग से टकराएंगे। फिर क्या बिना हेजिटेशन के चेंज होती हैं उनकी हैंड सील्स और उनकी वो उम्दा आवाज गूंजती कि सोलो द हेवंस डिवावर द अर्थ द सोल ईटर डिवावरर। ये कहती उनकी हथेली ब्लड वुचर की तरफ बढ़ गई थी। एक डेवास्टेटिंग अटैक होता है, लेकिन जवाब में ब्लड वुचर बस अपने वेपन को उठाता है। फिर जैसे उसका हथियार झंझन आता है, ऑफ के साउंड से सोलिटर लॉर्ड का अटैक खत्म हो गया था। साथ में गूंजती ब्लड वुचर की आवाज जो कहता है अगर तुम मरने के लिए इतने ही बेताब हो तो मैं तुम्हारी विश को ग्रांट करता हूँ। ये कहते ही उसका वेपन ट्रांसफॉर्म हुआ था। ये फ्लेक्सिबल सी दिखने वाली चीज अचानक से अपने आप को बदल देती है बहुत बड़े भाले में। इस स्पीयर की हर एक स्विंग ये हेवंस को ट्रेम्बल कर रही थी। फिर क्या दोनों पार्टीज करती हैं एक दूसरे से क्लैश, वो लाइफ और डेथ बैटल शुरू हो जाती है। सोलिटर लॉर्ड जानते थे कि उनके पास बस एक चांस है, अगर वो हार गए तो इस घोस्ट वर्ल्ड का बचना मुश्किल हो जाएगा। इस बैटलफील्ड के अलावा एक और बैटलफील्ड बना होता है। यहाँ शाओ क्लैन के 10 टेंपल यामा थ्रेड किंग से फाइट कर रहे थे। कहने के तो इन दसरों की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई नहीं थी, आई मीन सुप्रीम एक्सपर्ट्स के हिसाब से, लेकिन जब ये अपनी होली फ्लेम्स और डिवाइन वेपन्स को इकट्ठा करते हैं तो ये एक 7th रीइंकार्नेशन के एक्सपर्ट का भी सामना कर सकते थे। लेकिन सच्चाई तब भी ये थी कि दूसरी पार्टी का प्रेशर ओवरवेलमिंग था। नीरज जो कि 10 टेंपल यामा से अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रही होती है, वो थोड़ी सी देर बाद भौं सिकोड़ के कहती है कुछ गलत है, क्या यहाँ पे 3 किंग्स नहीं होने चाहिए तो फिर तीसरा कहाँ पे गया। उसके अंदर उठती एक अनीज, और जब ये विचार उसके दिमाग में आ रहे थे, हम इस फॉरवर्डन फॉरेस्ट फॉर्मेशन के बाहर का सीन देखते हैं। ये एक बंजर सा दिखने वाला जंगल था, यहाँ चुपचाप से हवा में काले रंग का फिगर खड़ा होता है। इसके आसपास कई मिड लेवल के रीइंकार्नेशन स्ट्रेंथ वाले इविल बीइंग्स थे, लेकिन कोई भी कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार ये जगह ऑर्डिनरी नहीं थी, ये था थंडर लॉर्ड के सिक्लूजन का एंट्रेंस। जैसे ब्लैक रोड फिगर ध्यान से देख रहा होता है, उसके चेहरे के हावभाव को देख के तो ऐसा लगता है जैसे वो इंतजार कर रहा हो। फिर फाइनली जंगल में एक जी की साउंड सुनाई देती है। ये एक बिजली की चिंगारी से आई थी। इस सीन को देख के इविल किंग की आंखें जलने लगती हैं। वो बड़बड़ाता है तो ये चाबी है, अगर मैं इसके अंदर जा पाया तो रीइंकार्नेशन के दौरान मैं थंडर लॉर्ड को खत्म कर सकता हूँ। ये कहने के बाद उसके होठों पे क्रूअल स्माइल आती है, क्योंकि अगर वो सफल हुआ तो फ्यूचर के 2 8 रीइंकार्नेशन पावर हाउसेस वो कम्प्लीटली इरेज हो जाएंगे और उसकी इविल रेस के लिए मेरिट बहुत बड़ी होगी, साथ में मिलने वाले ह्यूज रिवॉर्ड्स भी। हाउएवर इससे पहले वो एक्शन ले पाता, इस जंगल का आसमान थर्राने लगता है। इसमें से सुनाई देती है बजिंग की आवाजें। फिर फाइनली एक तेज बैंग के साउंड के साथ एक मैसिव होली एनर्जी नीचे डिसेंड होती है। अपीयर होते हैं केवल एक फिगर्स जो कि होली ऑरे को रेडिएट कर रहे थे। ऐसे सीन को देख के इविल किंग के पैर अपनी जगह पे जम जाते हैं। वो दांती मीस के बोलता है एंडलेस फायर टेरिटरी। से पहले रिएक्ट भी कर पाता है उसके आसपास के जो इविल किंग्स थे, इनके शरीर पफिंग आवाजों के साथ खत्म होने लगते हैं। ये सारे इविल विंग्स एक ही इंस्टेंट में वेपराइज हो गए थे। ये ना ही कोई रेजिस्टेंस दिखा पाते हैं, ना ही कोई स्ट्रगल,
फाइनली आसमान से डिसेंड होती ग्रेसफुल फिगर जिसके हाथ में कई रंगों के होली फ्लेम के क्रिस्टल्स होते हैं। उसकी कोल्ड आवाज गूंजती है, टारगेट कंफर्म्ड। ये वही थर्ड रॉयल किंग है जिसकी स्ट्रेंथ हाफ स्टेप 7th रीइंकार्नेशन पे पहुंच चुकी है। हैंसी उसको चेंज करके कहती है किल। टेक्निक का नाम था होली फ्लेम इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। उसके ये बोलते ही जमीन क्रैक होती है, फिर जमीन में से बूमिंग क्रैशिंग आवाजों के साथ वो होली फ्लेम की लाइट बीम्स निकली थी। कुछ ही देर में बंजर सा दिखने वाला फॉरेस्ट ये एक आग का समुद्र बन गया था। फ्लेम के पतले पतले धागे उस किंग को अपनी जगह पे बांध देते हैं। वो स्ट्रगल करता है लेकिन आजाद नहीं हो पाता। उसके मुंह से निकलती है डेस्परेशन से भरी आवाज, आइस ब्लड डीमन एक्सप्लोजन। तुरंत ही उसके शरीर पे कई क्रैक्स दिखाई देते हैं। फिर एक तेज एक्सप्लोजन हुआ था, उसकी बॉडी एक्सप्लोड होकर ब्लडी मिस्ट में बदल गई होती है। वो इस मेथड का इस्तेमाल करके मौसिक जैसे तैसे बच पाया था। उसकी सोल टेलीपोर्ट होती है डिवावरिंग फॉर्मेशन की तरफ जहाँ पे वो बैटल चल रही थी। हम फिर से म्यूइंग की टीम की तरफ फोकस डालते हैं जिनमें फैंग वार्नर बोलती है खत्म हो गया, अभी हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। अभी सबकी नजर टिकी होती है म्यूइंग के ऊपर। ये सब शॉक हो चुके थे। आखिरकार कुछ समय पहले का वो दुश्मन हाफ स्टेप 7th रीइंकार्नेशन था। वहीं पे म्यूइंग के पास होती है 6 रीइंकार्नेशन की पावर। तब भी उसने कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसकी बुरी हालत कर दी। उसकी अकेली प्रेजेंस पूरे बैटलफील्ड को चेंज कर देती है। लेकिन यहाँ पे टाइम बर्बाद करने का म्यूइंग के पास समय नहीं था। वो अपने सिर को उठा के देखती है उस डिवावरिंग फॉर्मेशन की तरफ जहाँ पे बैटल लड़ी जा रही थी। वो कमांड पास करती है कि सोल्टर लॉर्ड और बाकी लोग अब भी लड़ रहे हैं, तो आप सब मुझे फॉलो करो, हम इन सबको खत्म कर देंगे। उसके पीछे एंडलेस फायर टेरिटरी के जो एलिट्स आए होते हैं, भले इनके नंबर बस कुछ 100 लोगों में हो, लेकिन तब भी हर एक खतरनाक एक्सपर्ट था। ये किसी तूफान की तरह टूट पड़ते हैं डिवावरिंग फॉर्मेशन के ऊपर। जिससे शुरू हो जाती है घोस्ट वर्ल्ड की फाइनल बैटल। अब क्योंकि म्यूइंग ने एक इविल किंग को तो पहले एलिमिनेट ही कर दिया है, आई मीन ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया है, वहीं पे सोल्टर लॉर्ड एक और का सामना तो कर ही सकते हैं। तो फिर जो बचा रह गया है उसके लिए म्यूइंग, 10 टेंपल, यामा और जियान की सीनियर सिस्टर, ये सब मिलके काफी होने चाहिए। बस बड़ा सवाल ये कि क्या हमें कोई और सरप्राइज मिलने वाला है। तो चलो हम इस घोस्ट वर्ल्ड की बिग कैटास्ट्रॉफी को कल कंटिन्यू करेंगे। एट द सेम टाइम हम इसे खत्म करने के बाद सीधा फोकस ले जाएंगे हेवन रियल्म की तरफ। आखिरकार वहाँ पे आने वाला खतरा भी हल्का नहीं है। आने वाले 2 से 4 एपिसोड्स इन कैटास्ट्रॉफीज के ऊपर ही फोकस करेंगे। फिर हमें देखने को मिलेगी वो बैटल जिसका बहुत समय से इंतजार है। हाँ, मैं यहाँ पे रीइंकार्नेशन सी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ रीइंकार्नेशन सी से उन एंशिएंट पावर हाउसेस को अवेकन करने में सफल हो गया तो एंडलेस फायर टेरिटरी की स्ट्रेंथ सच में स्काई रॉकेट हो जाने वाली है। हाउएवर चीजें अक्सर वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। जहाँ जियान पहुंच सकता है तो नेचुरली दुश्मन भी पहुंच सकते हैं। अब मुझे बताओगे आप इसके बारे में कितने एक्साइटेड हो। एट द सेम टाइम ये एपिसोड आपको लगा कैसा है। अगर आपके पास कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर कर देना। हेल्थ गार्डन का मेंबरशिप प्रोग्राम अभी ओपन है। जो चाहते हैं कि अगला एपिसोड उन्हें शाम को ही देखने को मिले तो वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे जिन्हें एक नहीं बल्कि 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना है तो वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल लैंप पर या उससे ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदाई।